नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज वीडियो लेखपाल का जो पेपर था वो संपन्न हुआ और उम्मीद करता हूं आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत से एग्जाम को दिया होगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों के सभी सपने जो आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए देखे थे वो पूरे हों और आप लोग इस एग्जाम में सफल हो जाएँ। देखिए प्यारे बच्चों, 20 हिंदी के और 6 रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे गए। मैं आप लोगों को आज सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। 20 हिंदी का जो 6 रीजनिंग के थे, आप लोग मैच करके देखना उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने गलत गए। और जैसे मेरे पास पेपर आया मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। बहुत ही ईजी हिंदी और बहुत ही आसान आपकी रीजनिंग पूछी गई थी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस सवाल का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है, ऑप्शन ए था आपका दूसरों को सीख देते रहो, दूसरों से सीख लो, कुछ सीखा भी करो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इस सवाल का राइट आंसर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जिससे निश्चित वस्तु का बोध होता है। सर्वनाम की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसमें जाके चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक या डी भाववाचक संज्ञा। के चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में बताया था। इस सवाल का राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुकूल, अनुकूल, सी अनुकूल या डी अनुकूल। तो इस सवाल का राइट आंसर है आपका सी अनुकूल। न पे छोटे ऊ की मात्रा और क पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या डी पारिवारिक। क्लास के अंदर मैंने जब ये बात समझाई थी तो उसमें बोला था कि जिस भी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लग जाता है तो उसकी शुरुआत की जो स्वर होता है उसका दीर्घ होता है। तो साप्ताहिक ना कि साप्ताहिक, पारिवारिक, संसारिक, ये सब में आ की मात्रा आनी थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा साप्ताहिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सरकारी या स्वायत्त शासी निकाय या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई सूचना समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। इस सवाल का राइट आंसर होगा प्रेस विज्ञप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है अल्प विराम का उपयोग वाक्य किस खंड में किया जाता है? तो मैंने अभी विराम चिन्ह की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अल्प विरामों को जितने विराम चिन्ह थे सब समझाए। उसकी दूसरी वीडियो आनी बाकी है जिसमें डिटेलिंग बताऊंगा। तो कभी भी आपने देखा होगा जब आप अल्प विराम लगाते हो तो वाक्य के हमेशा बीच में लगता है, कभी भी शुरू में और आखिर में नहीं लगता। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाजी शब्द का विलोम है। अनाजी, ऑप्शन ए फलाहारी, बी सनाजी, सी नियाजी या डी कामकाजी। तो अनाजी होता है जो अनाज खाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा फलाहारी, जो फल खाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फलाहारी। आगे बढ़ते हैं। मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही इस पंक्ति में के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल या ऑप्शन डी ऋतुराज। इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंग अंग खिल उठना, थक जाना, प्रसन्न होना, नींद आना, क्रोधित होना। तो अंग अंग खिल उठने का मतलब है बहुत अधिक प्रसन्न होना, यानी प्रसन्न हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या इंटरनेट। तो साफ साफ पता लग रहा है हमें समाचार पत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता, क्योंकि इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता। समाचार पत्र कागज पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो करा रहा था वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि इसमें आपका आई भी है और ई भी है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आप लोग प्रत्यय हटाओ तो प्रत्यय हटाने के बाद शब्द जो बचे उसका अर्थ होना चाहिए। तो आप लोग कठिन हटाओगे तो आई शब्द बचता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका आई, ऑप्शन नंबर ए। 13 कीर्ति का विपरीत शब्द कौन सा होगा? अपकीर्ति, सुकीर्ति, अनुकीर्ति, अप्रकीर्ति। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा अपकीर्ति। चलिए 14 महर्षि का संधि विच्छेद होगा। मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि और महत प्लस ऋषि। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महा प्लस ऋषि। आ प्लस री तो बन जाएगा और संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? ये गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, मैंने वाक्य पढ़ाए थे आप लोगों को इन नेट पे। मैंने जब अपनी यूट्यूब चैनल है हमारा उस पर मैंने वाक्य पढ़ा रखे। आप देखोगे कि और या अथवा एवं तथा ये कहाँ आते हैं आपके? संयुक्त वाक्य में। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बुराए जग वा पाए बुराए। अरे इसे तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
कनक कनकते सौगुनी, तो एक कनक और कनक, दो बार कनक आ गया, एक कनक धतुरा एक कनक सोना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। 17 तीर शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए तार, बी टुकड़ा, सी शर या डी सिर। तो तीर शब्द का पर्यायवाची होता है शर, शर का अर्थ होता है बाण, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सी। 18 बर्बर शब्द का विलोम है, बेबस, सभ्य, जानकार, आधुनिक, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभ्य। सभ्य मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा किसी का आदर करता हो और सभ्यता से परिपूर्ण हो, बर्बर का हो जाएगा सभ्य। 19वां वागीश का संधि विच्छेद है, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश या वाक प्लस गीश। देखिए वागीश ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर है, आपका आंसर हो जाएगा वाक प्लस ईश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो दोनों में ए और बी में क पे नीचे हलंत नहीं है, यहाँ पर हलंत है, व्यंजन संधि में हलंत जरूर आता है, तो वाक प्लस ईश, जिसमें पहला वर्ण आपका तीसरे में बदल जाता है। चलिए 20 साहित्य लहरी रचना के रचयिता है, साहित्य लहरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना जिसके रचनाकार होंगे सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा में ग्रास्पिंग, यहाँ से आपके रीजनिंग शुरू हो गई है, मैं यहाँ पे सोल्व करके तो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को ओरली बताता जाऊंगा, ध्यान से देखना। किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कूटित किया जाता है, इसमें क्रेन का कूट क्या होगा? तो देखिए बच्चों, इसमें 5-5 का अंतर आ रहा है। जब आप इनके प्लेस वैल्यू लिखोगे, जी आपका 7 है और 18 है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखोगे तो सबको 5-5 कम कर रखा है। तो जब आप ई जो कि 5, इसमें क्रेन लिखा हुआ है, इसमें ई को 5 कम करोगे तो जेड पे आ जाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, तो सिर्फ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 52 निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? 201, 208, 215। तो 201 से लेके 369 तक कितने पद बैठेंगे? 169। आप 169 को गैप कितना 7 से भाग मारोगे तो 24 बार ही जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 पे चलते हैं। अगला पद होगा Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P क्वेश्चन मार्क। देखिए आप लोग Z से X पे आइए पहले, तो जब आप Z से किस पे आ रहे होंगे? X पे आ रहे होंगे, तो देखो Z होता है 26 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे, V होता है 22 नंबर पे, तो यहाँ पे 2-2 कम होता जा रहा है, तो Z 26, 24, 22, T होता है 20 पे, R होता है 18 पे, P होता है 16 पे, तो P से 2 कम और करो 16 से 14, तो 14 पे आता है N, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी में मुझे देखने को मिल रहा है। अब A की ओर हम आते हैं, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, 3 बढ़ा, G होता है 7 पे, 4 से 3 7 फिर बढ़ गया, J होता है 10 पे, 3 बढ़ गया, M होता है 13 पे, फिर 3 बढ़ गया, P होता है 16 पे, फिर 3 बढ़ गया, तो ऐसे 3 बढ़ेगा, 16 पे 3 19, तो होना चाहिए आपका S, 19 पे होता है S, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में N और लास्ट में S। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। देखो पहले वो पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण की ओर आया 5 किलोमीटर, उसके बाद वो इधर चला 2 किलोमीटर और ऊपर निकल गया वो कितना आपका 9 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू ये वाली आ गई आपकी 2 और ये वाली चलेगी 4 ऊपर, 5 तो नीचे रह गया, तो ये बतानी है हमको। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, तो आपका ये हो गया 3 टोटल, 2 और 1 3, तो 3 4 ट्रिपलेट होता है 5। आप 3 और 4 में पाइथागोरस लगाओगे, 3 3 9, 4 चौक हो गया 16, 16 और 9 हो गया 25, और 25 आपका होता है 5 का। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 वर्ग में प्रत्येक पंक्तियाँ स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप 5 का स्क्वायर करो, इस सवाल में 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में आप कितना जोड़ दो +3, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, 20 का नंबर बन जाएगा। मैंने आपको मिसिंग नंबर पढ़ाया था, यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे चैनल पे हमने मिसिंग नंबर मैंने जो पढ़ा रखा है, उसमें पहली क्लास में मैंने बताया था कि जिस और नंबर ज़्यादा उस और दिमाग लगाओ। तो देखो ये वाली रो जो है आपकी, ये वाली पंक्ति ज़्यादा नंबर की है, 5 28 3 से 2, तो 5 से 28 और 3 इस तरफ को दिमाग लगाओ, तो 5 में 25 और 3 28, 11 का स्क्वायर करोगे 121 और 4 125, तो 9 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 81, 81 प्लस 11 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 92, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 92। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 का आप लोग सोल्व करोगे तो इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा 0, ऊपर की साइड में 0 बन जाएगी, तो जैसे ऊपर 0 होगा बाकी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप प्लस का जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा वो ले लीजिए आप लोग, गुणा जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस ले लीजिए, तो 0 इसका आंसर होगा। तो ये थे 26 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और हिंदी के। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो बस आप लोग मेहनत से लगे रहिए। कुछ दिन बाद हमारा UPSC दोबारा फिर से फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो आपका होना है 22 तारीख में,
उसमें हम देखेंगे क्या होना है क्या नहीं, बस आप लोग साथ में लगे रहिए। और देखिए सारा एग्ज़ाम पढ़ाया हुआ ही आया है, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था वहाँ पे चेक करना, बाकी मैंने ऑफलाइन में जो अपनी क्लासेस में पढ़ाया था बच्चे जानते हैं कि वहाँ से कितना पूछा गया है। बस आप लोग अपनी मेहनत से लगे रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।